हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी अभी बिग ब्रेन डॉट कॉम की एक न्यू वीडियो आई है जिसका टॉपिक है बिगेस्ट डिस्कवरीज डन व्हाइल स्लीपिंग। तो चलिए देखते हैं। ये चालू। ब्रिज पे अचानक आप पहुंच भी जाते हैं। उस ब्रिज से नीचे देखते हैं तो आपको पानी में लोटस की जगह सनफ्लावर्स उगते हुए दिख रहे हैं। एंड ऑल ऑफ अ सडन ये ब्रिज हिलने लगता है और गिरने लगता है, और ब्रिज के साथ साथ आप भी गिरने लगते हैं, और गिरते गिरते ही आपकी आंख खुल जाती है, आपकी नींद खुल जाती है। कुछ ऐसे ही बिजार होते हैं ना हमारे सपने। लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हीं बिजार सपनों की वजह से ऐसी ऐसी चीजें दुनिया में हो पाई हैं जो लोग जागते हुए नहीं अकॉम्प्लिश कर पाए। और अगर आप नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि इसमें हम ऐसे इन्वेंशंस की बात करने वाले हैं जिनके इन्वेंटर्स ने अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को अपने सपनों में ढूंढ लिया था। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक सपनों की ऐसी दुनिया में जिसको जानने और समझने के बाद आप कभी अपने सपनों को बिजार नहीं कहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी चीज की जिससे आप, मैं, मेरी सराउंडिंग्स सब बने हैं, एटम्स। और एटम्स का नाम लेते ही एक और नाम साथ में जुड़ जाता है, which is नील्स बोर, who is called the father of atomic physics। इस डेनिश फिजिसिस्ट को 1922 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला था। क्यों? क्योंकि इन्होंने एटम का स्ट्रक्चर खुद समझकर पूरी दुनिया को भी समझा दिया था और फिजिक्स में 4 चांद लगा दिए थे। क्या आपको पता है नील्स बोर ने ये एटम का स्ट्रक्चर कहाँ डिस्कवर किया था? He did it when he was asleep in his dream। कैथलीन ब्रिहोनी नाम के एक लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट ने अपनी बुक अवेकनिंग एट मिड लाइफ में नील्स बोर को as an example यूज किया है। And he talked about his dream, a dream that led to one of the greatest discoveries of all time in the scientific world। As Kathleen states, नील्स बोर अपने एक पर्टिकुलर सपने के बारे में बार बार बात किया करते थे, वही सपना जिसने उन्हें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। उनके इस सपने में उन्होंने एक रेस देखी थी हॉर्सेस की। और अगर आपने कोई हॉर्स रेस ट्रैक देखा हो तो आपने देखा होगा कि हॉर्सेस कैसे अपने मार्ग लेन्स में ही रेस करते हैं। नील्स बोर ने इसी सपने में देखे हुए मार्ग लेन्स जो हॉर्सेस की थी उनको इलेक्ट्रॉन्स की फिक्स्ड ऑर्बिट से कंपेयर किया। इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर फिक्स्ड ऑर्बिट्स। एंड जैसे ही उनकी नींद खुली वो दौड़कर अपनी लैब में गए टू प्रूव दिस साइंटिफिकली। एंड उसके बाद क्या हुआ आप भी जानते हैं, और मैं भी। हर एक फिजिक्स बुक में या साइंस बुक में हमने बोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम तो देखा ही है। अब बात करते हैं डिमिट्री मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स की। साइबेरिया में पले बड़े मेंडलीव जब 13 साल के थे तब उनकी फैमिली ओन्ड ग्लास फैक्ट्री जलकर कंप्लीटली तहस नहस हो गई थी। डिमिट्री फेल्ट हेल्पलेस एज अ टीनेजर बिकॉज ही हैड ऑलरेडी लॉस्ट हिज फादर एंड द वन थिंग दैट हिज फैमिली ओन्ड also got destroyed। उन्होंने अपनी माँ के साथ सेंट पीटर्सबर्ग का रास्ता तय किया और वहां से शुरू हुई उनकी जर्नी टुवर्ड्स साइंस। कुछ सालों में ही वो मास्टर ऑफ साइंस बन चुके थे। 1867 में उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री नाम की एक बुक लिखनी चालू की, जिसे 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया गया। जब वो ये बुक पे काम कर रहे थे तब उन्हें रियलाइज हुआ कि जैसे घर बनाने के लिए ब्रिक्स यूनिट की तरह काम करते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री में हर चीज बनाने के लिए एलिमेंट्स आर द बेसिक यूनिट्स, और उन्हीं एलिमेंट्स को सिस्टमैटिकली क्लासिफाई करना will help all of us understand them better। तब उन्होंने सारे एलिमेंट्स के नाम लिखकर उनके सामने उनकी एटॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी शुरू कर दी, और फिर उसके बाद उन्होंने उन्हें क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। लेकिन उन्हें कोई पैटर्न नहीं समझ में आ रहा था टू क्लासिफाई देम बेस्ड ऑन वेट अंटिल ही फेल asleep on his desk। उनकी नींद खुली और उन्हें अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल चुका था। उन्होंने वो पैटर्न नोट डाउन भी कर लिया था। उन्होंने खुद कहा है कि उन्हें अपने सपने में ये सारे एलिमेंट्स अपने आप एक टेबल के फॉर्म में अरेंज होते हुए दिखे, और जैसे ही उनकी नींद खुली उन्होंने उसी पैटर्न में एक कागज पर वो एलिमेंट्स लिख दिए। ये तो फिर भी ठीक है, क्या आपको पता है? पर ये शायद वो तो उन्होंने डिस्कवर कर दी, तो उसके बाद लोग को बताने के लिए कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी के रूप में शायद बताया होगा, ऐसा फील हो रहा है। पर हो सकता है सच भी है ऐसा, गॉड नोस। कि मेंडलीव ने एक्चुअली अपनी टेबल में कई सारे एलिमेंट्स के लिए स्पेसेस भी छोड़ी थी। वो ऐसे एलिमेंट्स थे जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे, और उन्होंने इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी प्रेडिक्ट करके रखी थी। एंड ओवर टाइम दोस एलिमेंट्स वर एक्चुअली डिस्कवर्ड एंड दे फिट राइट इन द स्पेसेस मेंडलीव लेफ्ट।
जैसे मेंडलीव के सपने में एलिमेंट्स अपने आप अरेंज होने लग गए थे, वैसा ही कुछ हुआ जर्मन केमिस्ट ऑगस्ट केकुले के साथ। उन्हें बेंजीन का स्ट्रक्चर अरेंज करने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि बेंजीन में हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स का रेशियो बाकी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से अलग था। एक दिन काम करते करते केकुले की आंख लग गई और उनके ड्रीम में उन्होंने कुछ ऐसा देखा दैट वाज सो रेवोल्यूशनरी that it is now a whole new branch of chemistry। उन्होंने देखा कि उनके सपने में एटम्स अपने आप उछल उछल कर एक सांप के फॉर्मेशन में अरेंज हो रहे थे। उस एटम से बने सांप ने घूमकर अपनी टेल अपने माउथ से पकड़ ली, फॉर्मिंग अ रिंग। जब उनकी आंख खुली तब उन्हें रियलाइज हुआ कि बेंजीन मॉलिक्यूल्स कार्बन एटम्स की रिंग्स पे फॉर्म्ड थे और ये रिंग्स उन्हें लेटर रियलाइज हुआ कि एरोमेटिक रिंग्स थी, फॉर्मिंग अ होल न्यू ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कॉल्ड एरोमेटिक केमिस्ट्री। लेकिन ये सांप का सपने में आना एक और सेट ऑफ साइंटिस्ट के साथ हुआ था 1953 तक। पर ये भी होता है ना, जो चीज हम हर टाइम पढ़ते देखते हैं हर चीज, तो हमारे सपनों में वही आती है। तो मे भी ये सारे रीजंस भी हो सकते हैं सबको सपने में यही चीजें दिखी, क्योंकि वही है ना, हम जो चीज करते रहते हैं वो उसी चीज का हमें सपने। Scientists were very confused about the actual structure of DNA। लेकिन 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने एक पेपर रिलीज किया टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इस पेपर में उन्होंने डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था। लेकिन क्या आपको पता है इस स्ट्रक्चर के पीछे भी एक सपना ही था जिसने इन दोनों मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट्स को हेल्प किया टू कम अप विद द सॉल्यूशन फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। उस सपने में उन्होंने देखे दो स्नेक्स जिनके हेड्स ऑपोजिट साइड्स थे और वो आपस में स्पाइरली इंटरट्वाइंड थे। कई लोगों का मानना है कि उन्होंने स्नेक्स नहीं, एक्चुअली एक स्टेयरकेस देखा था। लेकिन जो भी हो, एक सपना ही था जिन्होंने उनकी सालों की मेहनत को फ्रूटफुल बनाया एंड दैट गॉट देम द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन 1962। स्यूइंग मशीन के इन्वेंशन ने क्लोथिंग इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। लेकिन इसी स्यूइंग मशीन के इन्वेंशन के चक्कर में एलाइस हाउ की नींद उड़ गई थी बिकॉज़ ही वाज ट्राइंग टू सिचुएट द आई ऑफ द नीडल व्हिच कॉज्ड हिम अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। उस समय तक नीडल्स में आई ऑफ द नीडल यूज्ड टू बी एट द टॉप जहां से थ्रेड पास करता था। लेकिन डिलेमा ये था कि ये स्यूइंग मशीन में एक्चुअली काम कैसे करेगा। नॉट अंटिल ही फेल asleep and saw a very dramatic dream जिसकी वजह से उनकी लाइफ और क्लोथिंग इंडस्ट्री रेवोल्यूशनाइज होने वाली थी। पॉपुलर मैकेनिक्स नाम की एक अमेरिकन मैगजीन ने 1905 में उनके इसी सपने के बारे में डिटेल में लिखा था। उन्होंने एक ऐसा सपना देखा था जिसमें वो एक किंगडम के एक सैवेज किंग के लिए स्यूइंग मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फेल हो रहे थे बिकॉज ऑफ द आई ऑफ द नीडल। उन्हें ये काम करने के लिए 24 घंटे दिए गए थे लेकिन वो नहीं कर पाए एंड ही फेल्ड। एंड बिकॉज ही कुडंट बिल्ड द स्यूइंग मशीन फॉर दिस किंग, उनके ड्रीम में ही सुबह उठ के उनको कुछ वॉरियर्स एग्जीक्यूट करने ले जा रहे थे। उन्होंने ये नोटिस किया कि वॉरियर्स के स्पीयर्स में टॉप पर एक होल था एंड दैट गेव हिम द आइडिया टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्यूइंग मशीन मैकेनिक्स। उन्होंने वॉरियर्स और किंग को रिक्वेस्ट की कि उन्हें कुछ और समय दिया जाए और जब वो ये प्लीड कर रहे थे तब वो उठ गए और उठते ही 4 बजे सुबह सुबह वो अपनी वर्कशॉप भाग गए और 5 घंटे के अंदर यानी कि 9 बजे तक he had a brand new model of a sewing machine ready जिसमें eye of the needle was actually present at the tip of the needle instead of at the base of the needle. Oh. Next in line is not just India's but world's greatest mathematician to have walked this planet, Srinivasan Ramanujan। उनका जन्म 1887 में एक ऐसे हाउसहोल्ड में हुआ था जहां पर उनके पिता एक साड़ी शॉप में क्लर्क की नौकरी करते थे। On the other hand, Srinivasan was a walking genius. He was self-taught and उनके दिए गए mathematical equations आज भी mathematicians cosmic problems solve करने के लिए यूज करते हैं। 11 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने से बड़े कॉलेज स्टूडेंट्स की बुक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दिया और 13 साल की उम्र में उन्होंने खुद के थ्योरम्स पर भी काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना जीनियस सिर्फ मैथमेटिक्स की फील्ड में ही डेवलप किया था, so much so that he failed in other subjects and did not get the scholarship in government arts college। उस समय ऐसा जमाना था कि पेपर भी बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था, इसीलिए वो स्लेट पर अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते थे और जो भी फाइनल रिजल्ट्स या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते थे वो पेपर पर लिखते थे। Even though he failed to get a scholarship here, his genius landed him in the foreign land of Cambridge। श्रीनिवासन ये कहा करते थे कि an equation has no meaning for me unless it represents a thought of God, and he actually meant what he stated क्योंकि उन्होंने अपने थ्योरम्स के पीछे का डिवाइन सीक्रेट पूरी दुनिया के साथ शेयर किया था। He looked up to महालक्ष्मी ऑफ नमक्कल और उनका कहना था कि नमकगिरी और नरसिम्हा उनके सपने में आके डिफिकल्ट से डिफिकल्ट इक्वेशंस सॉल्व कर दिया करते थे और जैसे ही उनकी नींद खुलती वो उठकर ये सारे सॉल्यूशंस एक पेपर पर लिख दिया। He lived a very short life of only 32 years, लेकिन उतनी शॉर्ट लाइफ में ही he contributed to mathematics
with 3,900, all of which What? he credited to his dreams and his Kuldevi. ओह, So far हमने सिर्फ इंटेलेक्चुअल इन्वेंशंस के बारे में डिस्कस किया, लेकिन ड्रीम्स का रेल्म सिर्फ इंटेलेक्चुअल इन्वेंशंस तक लिमिटेड नहीं है. इट गोज फार एंड वाइड टू द साइड ऑफ क्रिएटिविटी एज वेल. कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी ड्रीम्स की वजह से मूवीज, पेंटिंग्स और म्यूजिक से पता नहीं क्या क्या क्रिएट किया है. Oh wait, क्या आपने लॉफिन 6 के बारे में सुना है? ये स्टोरी है अबाउट 6 ब्रिटिश प्रिजनर्स जो लॉफिन नाम के जर्मन टाउन में वॉर प्रिजनर्स थे. वो इस प्रिजन से एस्केप कर पाए ओनली बेस्ड ऑन देयर ड्रीम्स. लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ड्रीम्स ही क्यों? हमारी नींद में, हमारे सपनों में ऐसा क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल इन्वेंशन से लेकर क्रिएटिविटी तक हर चीज का सोल्यूशन हमें अपने ड्रीम्स से मिल पाता है? वेल, इस सवाल का जवाब छुपा है हमारे ब्रेन के बिहेवियर में. आपने ये तो नोटिस किया ही होगा कि हमारे नॉर्मल रेगुलर डे टू डे लाइफ पे बेस्ड ड्रीम्स काफी रेयर होते हैं. यूजुअली वो इलॉजिकल और बिजार ही होते हैं. देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. हार्वर्ड के एक साइकोलॉजिस्ट डिएट्रे बैरेट ने 10 साल स्पेंड किए हैं ये स्टडी करते हुए कि ड्रीम के टाइम पे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज क्या है. उनका कहना है कि हमारे सारे ड्रीम्स यूजुअली REM स्लीप के टाइम पे ही ओरिजिनेट होते हैं. REM मतलब रैपिड आई मूवमेंट. और इस दौरान हमारी डोर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स की एक्टिविटी लो हो जाती है. और जब ये एक्टिविटी लो हो जाती है तो वो फिल्टर्स भी डाउन हो जाते हैं जो डिसाइड करते हैं कि लॉजिकली और सोशली अप्रोप्रिएट क्या है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मेक्स आवर ड्रीम्स इलॉजिकल एंड बिजार. और यही इलॉजिकल ड्रीम्स हमें हेल्प करते हैं टू कम आउट विद आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस फॉर आवर प्रॉब्लम्स. एंड सेकेंडली, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे ड्रीम्स कितने विविडली विजुअल होते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि REM स्लीप के दौरान हमारा सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स बहुत एक्टिवेट हो जाता है जो हमारे अवेकन स्टेज में नहीं होता. एंड गेस व्हाट दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज एसोसिएटेड विद? इमेज फॉर्मेशन. हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस तभी आते हैं जब हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू करते हैं, और उसके लिए ड्रीम्स आर द ग्रेटेस्ट प्लेस. अब ये वाली सुपर पावर हम खुद भी सीख सकते हैं, लेकिन लेट्स लीव दैट फॉर अनदर वीडियो. मीनवाइल, tell us in the comment section below if you have ever come across a solution to a real life problem in your dreams. And hey, make sure you subscribe to Big Brain Co because every week we release 3 videos with mind-bending information to help you make 3 videos per week. और ऐसी वीडियो होती होंगी तो बहुत अच्छा होता है यार. वीडियो तो बहुत अच्छी थी. मुझे नहीं पता था कि ये सारी जानी मानी इन्वेंशन जो मैंने पढ़ी है, हम सब ने पढ़ी है, पर ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं पता था कि ये सपने में सोची गई थी या नींद में इनकी डिस्कवर हुई थी. यार बड़ा अच्छा फैक्ट था, तो मुझे जान के बहुत अच्छा लगा. और हमारे ड्रीम्स हमारे उसमें कितने कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी लाइफ में, हमारे इन्वेंशन में, हमारी ह्यूमन एवोल्यूशन में. तो यार ये जान के तो बड़ा अच्छा लगा. चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो में. गुड बाय. Cause I've been living life right like I could just die